जय हिंद। मैं लोकप्रिय सहजपाल आपके साथ फिर हूं आज। तो हमेशा की तरह मेरी पहली रिक्वेस्ट यही होती है कि आप मास्क पहन कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वैक्सीनेशन लीजिए, ताकि कोरोना का जो हमें डराने वाला विषय दिख रहा है उससे हम अपने आप को बचा सकें और अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनको भी बचा सकें। तो प्लीज मास्क पहन कर रखिए और नियमों का पालन कीजिए। तो आज मैं बहुत सेंसिटिव मैटर पर आपसे बात करना चाहता हूं। सेंसिटिव मैटर ये है कि कुछ एक डिसीजंस ऐसे आते हैं, मीडिया में हम रोज देख रहे हैं, जो हमें गलत दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सही मार्ग जो है वो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि मैं किसी धर्म, संप्रदाय, राजनीतिक पार्टी का अनुसरण नहीं करता हूं। मैं सिर्फ आपसे वही कहता हूं जो एक भारतीय नागरिक को कहना चाहिए और जो दिखाई देता है। दिखाई आप सबको भी देता है, आप सब भी वही सब कुछ समझते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हूं या मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो कुछ विषयों पर अपनी आंखें मूंद लेता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ये देश, ये राष्ट्र, ये समाज जो है ये जाग जाए। तो इसका जागना बहुत जरूरी है। भले ही आज गिने चुने लोग सुनते हों मुझे या समझते हों, पर मुझे लगता है कि ये एक सोच को जरूर मैं बढ़ावा देना चाहता हूं, एक राष्ट्रवाद को, ताकि हम एक सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ सकें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम आजादी का टाइम ले लेते हैं, तो आजादी के वक्त हमारे देश में हम सब गुलामी से छुटकारा चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा मैटर है, इसे मैं लेटर ऑन कभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ निर्णय कितने घातक सिद्ध होते हैं। जैसे देश आजादी चाहता था, उस वक्त हमें साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी आए, उन्होंने एक विचारधारा हमारे देश के सामने रख दी, अहिंसा की। मैं अहिंसा के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन अहिंसा जो है वो सामने वाले व्यक्ति को देख के निर्धारित की जानी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके सामने बंदूक और तलवार लेकर खड़ा है और आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो आप मर जाएंगे। अगर शेर के सामने आप आंदोलन करेंगे बैठकर तो उसे वो आंदोलन समझ में नहीं आएगा। तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों ने उस वक्त लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या के विरुद्ध बदला लिया। तो वो एक बनता था। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप, तो ये लोग हिंसक लोग नहीं थे हमारे इतिहास में। ये लोग जो थे, इनको ये पता था कि जो हम चाह रहे हैं वो हमें मांगने से नहीं मिलेगा, हमें लड़के लेना पड़ेगा। तो लड़ना जो है वो हिंसा का प्रतीक नहीं होता। उद्देश्य जो है वो
ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति जो है वो किस कारण, किस वजह से लड़ रहा है। तो अगर आप आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा, मातृभूमि की रक्षा, इनके लिए लड़ रहे हैं तो ये हिंसा नहीं है। तो इस देश के ऊपर अहिंसा थोपी गई थी, जो कि आगे जाकर उसका मूल्य हमें बहुत बड़ा चुकाना पड़ा। देश आजाद होता है तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि पावर जो है, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, वो पावर को सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश करते हैं, कुछ हाथों में सत्ता का चले जाना। तो सबसे पहले तो जब महात्मा गांधी के पास मौका था कि वो भगत सिंह को बचा सकते थे, तो उस वक्त उन्होंने उतनी शिद्दत से बचाने की कोशिश नहीं की। ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास में जो लिखा हुआ है, जो जानकारों ने लिखा है, आप वो पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस महान व्यक्ति को मरवाया गया है, जानबूझ के मरवाया गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बाधा थी। क्योंकि वो व्यक्ति अगर रह जाता तो वो सत्ता के मायने बदल के रख देता, राष्ट्र के मायने बदल के रख देता। क्योंकि वो जानता था, हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह के क्या शब्द थे। उन्होंने कहा था कि ये देश को मैं गोरों से तो हम आजाद करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो सत्ता की शीर्ष पर आकर बैठेंगे वो भी इस देश को बहुत दुख देंगे। तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक भविष्य दर्शन था, एक सोच थी जो उस व्यक्ति ने देख ली थी, समझ ली थी, क्योंकि वो नीतियों को समझ रहे थे। तो हमने उस वक्त, हमें एक नेता जो चाहिए था, तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए। वो सोशल रिफॉर्मर ऐसे नहीं थे कि उन्हें बातचीत करने के लिए आगे रखा हुआ था इंडियंस ने, भारतीय लोगों ने, नहीं, ऐसा नहीं था। उस व्यक्ति ने मार्क्स पढ़ा, लेनिन पढ़ा, दुनिया का इतिहास पढ़ा, एजुकेशन ली, उसके बाद उन सभी चीजों को एनालाइज करके पहले महात्मा गांधी जी को फॉलो किया। उसके बाद जब चोरा चोरी की घटना हुई तो उसके बाद हर व्यक्ति का दिल टूटता है, लाखों हिंदुस्तानियों का दिल टूटा कि ये क्या हो गया। आंदोलन वापस ले लिया महात्मा गांधी ने, हिंसा हिंसा का पाठ फिर पढ़ाकर। तो ये एक गलत रणनीति थी। तो भगत सिंह ने एक अलग रास्ता चुना। तो वो ऐसा चुना कि एक समय ये था, ये अंग्रेज शासकों का कहना है कि भगत सिंह की लोकप्रियता जो थी वो महात्मा गांधी के बराबर या उससे ऊपर चली गई थी। तो महात्मा गांधी को उन्हें रास्ते से हटाना था। तो उस व्यक्ति को बलि का बकरा जिसे कहते हैं वो बनाकर, ये घटना घटती है 23 मार्च को, और वाइसराय को महात्मा गांधी चिट्ठी लिखते हैं कि शायद भगत सिंह की मृत्यु इस देश में हालात बिगाड़ दे। कि कब लिखते हैं? 21 या 22 मार्च को। 23 को उनको फांसी होनी है। तो वो उस वक्त ये करना सिर्फ अपने आप को, अपने किए के ऊपर पर्दा डालना था और कुछ नहीं था। तो उसके बाद देश आजाद होता है, भगत सिंह शहीद हो गए, साथ में और बहुत हमारे क्रांतिकारी, राजगुरु, सुखदेव, अब मैं किस का नाम लूं। तो हिंसा के मामले में जो जलियांवाले बाग में हुआ, उसका उधम सिंह ने जो जवाब दिया वो बनता था। वो जवाब, वो हमें आज गर्व से भरता है कि हम लोग जवाब देना जानते हैं। जिस भाषा में हमें सवाल किया जाता है हम उस भाषा में जवाब देना जानते हैं। तो ये चीज जो है, उसके बाद देश आजाद हो जाता है। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि भगत सिंह नहीं रहे, तो उस वक्त सरदार पटेल जो थे उनको मैक्सिमम वोट मिले थे। अगर हम रेशो लगाएं तो एक तरफ 3-4 वोट थे, एक तरफ 14-15 वोट थे। तो फिर भी उनको दरकिनार करके एक तरफ रख के जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपी गई।
तो ये क्या था? ये देश की भावनाओं का सम्मान था या क्या था, या देश का सम्मान था? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं किसी व्यक्ति के सोच या उसकी भावनाओं के विरुद्ध नहीं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो सोच रहा हो वो हमेशा देश के हित में हो। तो वो उस वक्त महात्मा गांधी के लिए हुए निर्णय जो थे वो देश हित में नहीं थे। उस वक्त एक परिवार को आगे रख दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दे दी गई। तो शुरू में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं, आपको शायद समझ आ जाए कि जो हमारे पास 1964, 65, 66 ये टाइम पीरियड था, उस वक्त हमारे देश में अनाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हरी क्रांति से पहले की बात कर रहा हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो उस वक्त मदद मांगने के लिए, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त अमेरिका जाते हैं। तो अमेरिका में जाकर जो अनाज हमें मिलता है, जो लेकर आया जाता है, वो अनाज वो था जो वहां पर सुअरों को खिलाया जाता था। वो अनाज भारतवासियों को दिया गया, तो वो ये लेकर आए इंडिया में। जबकि इनके जो कपड़े थे वो ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाया करते थे। इनकी हर शामें रंगीन होती थी और हमारे देश की लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। तो फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। तो वो जय किसान जय जवान का जो हमें नारा मिला हुआ है, उन्होंने वो नारा नहीं दिया है हमें, उन्होंने एक सोच दी कि हम किसानी को बदल सकते हैं, हम कृषि को बदल सकते हैं। तो हमारे पास खाने की प्रॉब्लम जो थी, अनाज की थी, वो कमी पूरी हो गई। लेकिन बदकिस्मती या इसे आप कुछ भी कह लीजिए, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि लाल बहादुर शास्त्री की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह आज तक पता नहीं चल पाई कि क्यों हुई। तो उन्हें अचानक रास्ते से हटाया गया। इंदिरा गांधी के पास सत्ता आती है। तो आपको शायद पता होगा कि 42वीं जो अमेंडमेंट हुई, 1976 एक्ट जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या किया था। उनका मेन जो मोटिव था वो क्या था कि डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा जाए। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्यों में जो केंद्रीय बल हैं उनका प्रयोग कर सकती है, कि राज्यों की पावर वो भी छीन के उसको भी अपने पास अपने हाथ में रख लिया जाए। उसके बाद जो है सबसे मेन पावर जो है वो पीएम और लोकसभा के स्पीकर के पास रहेगी। तो उससे क्या होगा कि सामने कोई बोलने के लायक ही नहीं रहेगा। तो वो डिक्टेटरशिप थी। लोग आज कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। डिक्टेटरशिप ये नहीं है, डिक्टेटरशिप वो थी। अगर नहीं पता है तो आप इतिहास पढ़ के देखिए कि जो 1976 में किया गया, अगर वो हो जाता तो आज क्या उसके क्या क्या परिणाम निकलते। लोगों से उनके हक छीन लिए गए थे, प्रेस से उनके हक छीन लिए गए थे, सारी पावर को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था, अपने हाथ में ले लिया था। क्योंकि ये था कि जो आवाज उठाए उसे उठाकर जेल में डाल दो या उसे रास्ते से हटा दो, खत्म कर दो। तो ये तो विचारधारा रही है यहां पर। तो वो तो एक, चाहे हम किसी व्यक्ति को कितना ही बुरा कह दें, लेकिन मोरारजी देसाई जब आए तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट करके वो सभी निर्णयों को बदल दिया। अगर वो ना बदले जाते तो ना आज किसान आंदोलन कर पाते, ना वो किसी बात के आप लिए बोल सकते, ना इस देश में लोकतंत्र होता। तो लोकतंत्र की जो हत्या हुई है इस देश में वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी 1976 में। तो इन चीजों को हमें समझना होगा। और
नेक्स्ट इसमें क्या है, उसमें काफी फैक्टर्स थे वैसे, जो पॉइंट्स थे जो 42nd अमेंडमेंट की गई थी, वो आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बेसिक बताया है। तो उसके बाद अभी जो है, अभी जो किसान नेता हैं वो अपने आप को पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो किसान जो हैं वो, फिर वही बात हो रही है कि जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जो किसान आंदोलन था उस आंदोलन में लगता है इन लोगों को, जो आगे नेता बने हुए बैठे हैं, आप सभी जानते हैं उनको, 4-5 लोग हैं, तो उनको किसानों ने अपना नेतृत्व करने के लिए कहा था कि हमारे बेहाव पर आप बातचीत कर लो। लेकिन जो संगठित शक्ति थी, जो पावर थी, वो 4 लोगों की नहीं थी, वो लाखों किसानों की थी। पावर जो थी वो लाखों किसानों की थी। तो फिर वही बात कि वो विचारधारा टकराई थी, विचारधारा से विचारधारा टकराई थी, एक फैसले के अगेंस्ट एक विचारधारा टकरा गई थी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कृषि कानून जो थे वो, आप खुद सोच के देखिए, एक लोकतंत्र को चलाने वाला एक व्यक्ति जो 15 साल चीफ मिनिस्टर रहा है, उसके बाद 7 साल से प्राइम मिनिस्टर है, वो कम से कम इतनी समझ तो रखता होगा कि मैं इस देश में, इंडिया जो है, जो कि एक कृषि प्रधान देश है, वहां पर मैं किसानों को अपने खिलाफ कर लूं। तो क्या उसने 2 वोटें लेनी थी, एक अंबानी की एक अडानी की? तो क्या अंबानी और अडानी 2 की वोटें जो थी वो नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना देती? तो इतनी सी बात तो हमें आसानी से समझ में आती है कि एक व्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं लेगा जिससे पूरे के पूरा देश, और खासतौर पर सबसे बड़ी जो पावर है इस देश की, किसान जो हैं, वो उनको अपने खिलाफ कर ले। तो वो जो निर्णय लिया गया था वो बेहतरी के लिए ही था, लेकिन ये बात अलग है कि उसको अलग तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया, घुमा के सामने रखा गया, जिसका कि विरोध हुआ। कोई बात नहीं, विरोध करना अधिकार है, नहीं किसी चीज को हम एक्सेप्ट करते तो हमने मना कर दिया, तो किसानों ने उसको मना कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने उसको कह दिया कि हम उसको वापस लेते हैं, अगर आपको नहीं ये ठीक लग रहा तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। यही नहीं, उससे रिलेटेड जो मांगे थी वो भी मान ली गई। तो वो आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म हो गया तो इससे क्या हुआ कि इससे किसानों को अपने संगठित होने की ताकत पता चली, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इस देश में हमारी से है, हमारी बात सुनी जा सकती है, अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से कोई चीज करते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो वो हम मनवा सकते हैं। ये बात अच्छी थी। अब वही चीज को जो नेता आगे बैठे थे, जो बातचीत के बीच थे, मीडिएटर थे, जो माध्यम बने हुए थे बातचीत का, अब वो कह रहे हैं कि हम पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे, या बाकी जगह भी आप देखेंगे कुछ ज्यादा समय नहीं जाएगा, जो बाकी नेता भी थे वो भी अलग अलग जगह पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब वो क्या करना चाह रहे हैं, अब वो उसी पावर को सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, रिफॉर्म्स को, जो कि बहुत गलत होगा। जो किसान जो है ना, किसान का काम क्या है, किसान का काम है कृषि करना और मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाना, और हमारी जरूरत, जो सबसे बड़ी हमारी जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं, तो उसमें से हमें जो खाना देता है, जो भोजन देता है, वो हमारे देश का किसान है। तो अब उस किसान के नाम पर कुछ व्यक्ति सत्ता में जाना चाहते हैं। तो ये सत्ता में जाने का मतलब, तो क्या, अगर किसानों को ये लगता है कि ये कदम जो है, ये जो राज्यपाल या टिकैत या योगेंद्र यादव या चंडूनी जो है, ये सभी लोग जो हैं, ये अब किसानों के हित में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये हित में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये अब अपनी जो आंदोलन के नेतृत्व में आपने इन्हें आगे रखा है, उस चीज को अब ये कैश करेंगे। तो कैश करने का मतलब देश चलाना या राज्य चलाना, राष्ट्र या राज्य की बात कर रहा हूं मैं, उसे चलाना जो है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसान कल को कहे कि मैं ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर कर लूंगा, बना लूंगा। नहीं, वो उसका उपयोग करना जानता है, ये उसका काम है। करने को तो कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है,
करने को तो जो घर के आदमी हैं वो खाना भी पका सकते हैं, लेकिन वो काम हम लेडीज को देते हैं क्योंकि वो उनका काम है, वो ये करती हैं, उनकी परफेक्शन है इसमें। घर को संभालने का काम जो है वो मोस्टली हम घर की औरतों को देते हैं क्योंकि ये उनका काम है। तो ये कोई हम लूडो नहीं खेल रहे हैं कि अब हरे रंग की नहीं तो पीले रंग की रख के गोटियां रख के देख ले, तो ये गलत होगा। जो किसान जो हैं, किसान नेता जो हैं, वो देश चलाने के, जब देश चलाने की बात आती है तो उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है, उसमें नॉलेज भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, उसमें डिफेंस रक्षा के बहुत बड़े बड़े मसले आते हैं। पंजाब तो खासतौर पर बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर हमने अभी कुछ दिन पिछले टाइम पीरियड में देखा कि क्या कुछ हो गया है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव टाइम है हमारा, इतने सेंसिटिव टाइम है जहां पर हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है। एक ऐसा टाइम जहां पर हमारी सुख शांति है उसको टारगेट किया जा रहा है, हमारे भाईचारे को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर अगर हम मल्टीपल लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर कहेंगे कि हम आपको रिप्रेजेंट करने की पावर रखते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करने की पावर नहीं रखते हैं। उसमें बहुत ज्यादा काबिलियत की जरूरत है। तो सत्ता में उस व्यक्ति को बिठाइए जिससे कि देश का हित हो सके, जिससे हम कम से कम जवाब मांग सकें। पब्लिक का जागना ही बहुत अच्छा होता है। अगर पब्लिक जागी हुई हो, अगर उसमें अवेयरनेस हो, तो वो एक बुरे हुक्मरान को भी सीधे रास्ते पर चलने पे मजबूर कर सकती है। तो हमारे पास जो है इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है कि हम रैंडमली किसी को भी उठाकर सत्ता के शीर्ष पर बिठा दें और फिर हम कहें कि अब ये बेहतर कर देगा हमारे लिए, क्योंकि ये दिल्ली के आंदोलन में वहां पर इसने बात की थी, वो एक अलग विषय था। वो जो थी वो मांग थी, वो एक स्पष्ट रास्ता था, हमें पता था हमें ये चीजें चाहिए और ये बदलाव चाहिए। तो वो उनके लिए उन्होंने आगे बढ़ के हमने उनको कह दिया कि आप बात करो, उन्होंने बात की। तो उसके बाद जो मेजर रोल था वो क्या था, वो केंद्र का था। तो केंद्र ने वो स्टेप बैक किया, अपना बैक फुट पे चले गए, तो उससे वो जीत वो हुई है। तो इसलिए जीत को जो है उसको हम डिफाइन करने के लिए हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है। ये किसान नेता हैं, किसान नेता रहे तो बेहतर है। कल को किसानों को कोई भी मुश्किल आती है, ये बात करने जाएं, वो बात समझ में आती है क्योंकि ये किसानी को समझते हैं। लेकिन जहां तक एक राज्य या स्टेट को चलाने की बात है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे फैक्टर आते हैं। उसमें इंडस्ट्री भी देखनी पड़ती है, उसमें एजुकेशन भी देखनी पड़ती है, उसमें सोशल रिफॉर्म्स भी देखने पड़ते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है, उसमें डिफेंस रक्षा के जो मसले हैं वो भी देखने पड़ते हैं, उसमें विमेन लिबरेशन भी देखनी पड़ती है, उसमें मेडिकल भी देखना पड़ता है, उसमें टेक्नोलॉजी भी देखनी। ये कोई एक बच्चों का खेल नहीं है कि हमने उठा के आज ही हाँ अब जो है वो टिकैत राजेवाल, युगेंद्र या चिडूनी जो है वो हमने मास्टर हमें मिल गए हैं, ऑलराउंडर हैं जी। ये तो यहाँ पर इन्होंने 6 मार दिया तो ये हर बाउंड्री पे जाके सेंचुरी मार देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लोग इतने अवेयर हैं, ये कहना इसलिए पड़ रहा है। वैसे तो हमें पता है कि जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि नेता ऐसे नहीं चुने जाते, लेकिन क्या है कि ये जो आम लोग हैं, पंजाब के जो वोटर्स हैं, उनको कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा उन पर। क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा मल्टीपल जो लीडर्स हैं वो हर एक ट्राई कर रहा है कि हम सत्ता में आ जाए, हम सत्ता में आ जाए। तो हमें निर्णय ये लेना है कि उस व्यक्ति को हम आगे रखें जो कम से कम हमारी जो बात है, जिसको कोई पॉलिटिक्स का तजर्बा हो, जिसको पॉलिटिक्स के बारे में पता हो, जिसे हमने देखा हो। किसी पर स्टैंपिंग करना, मैंने पहले भी बोला था कि ये गलत है। किसी पर एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को यही समझ लेना कि वो यही है, ये गलत होगा। हमें एक सही नेता जो है वो चुन लेना चाहिए, और चुनने के बाद हमारे पास अगर कल को वो सही काम नहीं करता है तो हमारे पास रास्ता खुला है। लेकिन कम से कम इस मामले में हमें एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बेकार और जानकार लोगों की जरूरत है, जिनको पॉलिटिक्स का, राज्य को, राष्ट्र को चलाने का
पता हो और जिनके पास पावर भी हो। तो जो इस वक्त है, हर व्यक्ति योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो नगर पालिका में नहीं रहा, जो पहले मंत्री नहीं रहा, जो किसी भी ऐसे पद पर नहीं रहा, उसके बाद भी वो सीएम बनता है तो बहुत सारे बदलाव करता है, चेंजेस करता है। वो जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, वो आम आदमी की बेहतरी के लिए हैं। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो ये सभी चीजें हो रही हैं, जो रोड्स बनी है, ये सभी जगह जो बन रही हैं, इसमें कहां पर लिखा हुआ है कि इसमें मुसलमान नहीं जा सकता, या सिख नहीं जा सकता, या हिंदू नहीं जा सकता? ये सभी आम आदमियों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। ये हमारे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, हमारा राष्ट्र सुदृढ़ हो रहा है। पंजाब पर S-400 की तैनाती हो गई है। आप चेंजेस देखिए और डिसीजन देखिए, आपको पता चलेगा। इससे पहले क्या था कि जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका जो मेन मोटिव रहा है, ये रहा है कि इन लोगों को बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, इन्हीं चीजों में उलझा के रखो। ये लोग अगर यहां से निकले तो ये प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, और प्रोग्रेसिव लोग इनके लिए खतरनाक हैं, क्योंकि ये खुद, इनकी सोच प्रोग्रेसिव नहीं है, ये खुद आगे बढ़े नहीं है कभी। इनका अपना कैरियर क्या है, आप वो देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी जिन लोगों के हाथों में है, उन्होंने क्या जिंदगी में, उन्होंने किसको आपने जॉब करते देखा है, किसको आपने काम करते हुए देखा है? प्राइम मिनिस्टर का परिवार आप देख लीजिए, सारा परिवार जॉब करता है, कमाकर खाता है। उनको कहां पर उन्होंने सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिया? इन्होंने अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, अपने चाहने वालों को आगे रखा है, अपने निजी हितों को साधा गया है, राष्ट्र के बारे में तो सोचा ही नहीं गया। लेकिन हमारे राष्ट्र के बारे में, अगर आज हमारा राष्ट्र है जो सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, उसके विषय में सोचना हमारा काम है। तो जो डिसीजन, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, उससे वो देश के हित में लिया गया फैसला था, कितना प्रोडक्टिव हुआ? तो किसी चीज को, जो एक चीज को 70 साल तक एक्सप्लॉइट किया गया हो, उसको सुधारने में भी वक्त लगता है। तो हमें बहुत सी चीजें पता है जो सुधर रही हैं। ये कोई माइनर चीजें नहीं है कि पहले इस देश के जो रक्षा विशेषज्ञ थे, वो ये कहते थे कि हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम एक नॉर्मल जेट खरीद सकें। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास राफेल है, S-400 है, हमारे पास आज सबमरीन्स हैं, हमारे शिप्स हैं, जो हमारी नेवल फोर्स है, वो कहां तक पहुंच चुकी है। और हम हर वीक और 15 दिन के बाद हमारा एक नया मिसाइल टेस्ट हम करते हैं। तो ये हम कोई आतंक को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये हमारे देश को हम सुरक्षित कर रहे हैं। तो चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। हमारा जो देश है, हमारे सेना के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, कपड़ों के जूते में वो सियाचिन के ग्लेशियरों को उन्होंने जीता है। तो आज उनके पास प्रॉपर जो है वो इक्विपमेंट्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जा रही हैं। तो ये चीजें जो है, ये बहुत बड़ी चेंज आ रही है इस देश में। और अगर उसमें योगी आदित्यनाथ एक व्यक्ति है, तो उसका पहनावा और या उस व्यक्ति का नाम मत देखिए, उसकी पार्टी मत देखिए, उसकी विचारधारा और सोच देखिए कि वो व्यक्ति किस दिशा में इस देश को ले जा रहा है। तो हम कहां पर पहुंच रहे हैं और हम कहां जा सकते हैं अगर हम इन लोगों पर विश्वास करें। सत्ता से हटाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सत्ता से तो लोग जब चाहें वो तब हटा देंगे। लेकिन जो व्यक्ति सही दिशा में काम कर रहा है, हमें कम से कम उसके साथ चलना चाहिए। इसमें ना तो कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुस्लिम है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन लोगों का जो सिर्फ पावर को सेंट्रलाइज करके अपने हाथों में लेना चाहते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाएंगे। दृश्य, इनविजिबल मैन, ये मिस्टर इंडिया है। अभी इलेक्शनों के टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ये दिखाई देना बंद हो जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो चाहे वो वैसी हो जो कहे मोदी ना रहा तो क्या करोगे, योगी ना रहा तो क्या करोगे, तो कोई बात नहीं है। हमें इस देश में लीडर का चुनाव करना आ गया है और अब हम वो कर लेंगे। हमें पता है कि इस देश के नेता हमें अब कैसे चाहिए। तो हमें अभी वो चोरों चक्के नहीं चाहिए, उठाई गिरों की सरकारें हमें अब नहीं चाहिए। हमें अब सुलझे हुए, समझे हुए और सही दिशा में ले जाने वाले नेता जो हैं, वो हमारे पास इस वक्त हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच और देखते हैं कि आगे आगे ये देश है जो वो किस दिशा में बढ़ रहा है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस देश का किसान भी उठेगा,
इस देश का नौजवान भी उठेगा, इस देश का एजुकेशन लेवल भी उठेगा, हर चीज के ऊपर काम हो रहा है। और मैं टाइम टू टाइम आपको इस विषय में जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको देता रहूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और कम से कम इस देश के निर्माण में आप अपना योगदान देंगे। जय हिंद।